झारखंड का एक लड़का है जो जीप के ऊपर खड़े होकर भाषण देता है और हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है उसे सुनने के लिए। मेरा पूरा नाम जयराम कुमार महतो है। मेरे पिताजी झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीद हैं। महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए बना और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बना, तमिलनाडु तमिल भाषियों के लिए बना और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए बना। लेकिन जब झारखंड हमारा बिहार राज्य से अलग हो गया, आज 23 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जिनसे हम लोग अलग हुए हैं आज भी उनका अधिकार हमारे राज्य में है। मूल निवासियों को लेकर या खतियानियों को लेकर आपकी मांगे क्या है? भारत के संसद में एकमात्र झारखंड के नेता की तस्वीर है, उनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। इस नौजवान को समझने से पहले आप भगवान बिरसा मुंडा को ही समझिए। हमारी एक विशिष्ट आइडेंटिटी है। हम जो जमीन है उसे हम लोग माँ के समान मानते हैं। उड़ता पंजाब सुने होंगे, ये उजड़ता झारखंड है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए? श्वेत पत्र जारी करे, उनका गांव सहित उनका आवास सहित जारी किया जाए। कोयला चल के आता है ऑस्ट्रेलिया से और बिजली जाता है बांग्लादेश, तो फ्री पकड़ में जमीन झारखंड क्यों देगा बीमारी खाने के लिए? वैसे भी अगर ऑस्ट्रेलिया से हम चलकर आएंगे तो सामने ढाका पड़ेगा, ना कि गोड्डा पड़ेगा। पहले आप बात करते थे जिला परिषद में हम आएंगे और हम यहाँ से बदलाव लाएंगे, फिर आप मुख्यमंत्री बनने की बात करते थे, तो क्या वो दोनों सपने अब आपने छोड़ दिए और अब आपका सीधा सपना सांसद ही का? यहाँ लोगों के पास जमीन 2 एकड़ एवरेज है और हमारे नेताजी के पास 200 एकड़ है। आपकी मुख्य लड़ाई किसके खिलाफ है? हम लोग झारखंड में झारखंडियों का अधिकार चाहते हैं। कोयला हम देते हैं, जमीनों के नीचे आग हमारा लगा है, गांव हमारा झुलस रहा है, आग से निकलने वाला धुआं और बीमारी हम खा रहे हैं, गांव से विस्थापित हम हुए, बेरोजगारी की मार को हमने झेला और हेडक्वार्टर है कोल इंडिया का कलकत्ता। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय सनराइज मसाले। खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। सनराइज मसालों के साथ खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। झारखंड का एक लड़का है जो जीप के ऊपर खड़े होकर भाषण देता है और हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है उसे सुनने के लिए। दूर दराज के इलाकों से आदिवासी चलकर आते हैं उसे सुनने के लिए। उनके समर्थक उन्हें प्यार से टाइगर कहते हैं। नाम है जयराम कुमार महतो। वो आज हमारे साथ हैं। हम उनसे समझेंगे कि आखिर क्या उनका संघर्ष है, उनकी राजनीति क्या है और जिस संघर्ष समिति को उन्होंने बनाया, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, ये क्या मांग कर रहे हैं, क्यों इतने लोग इनको सुनने के लिए आते हैं, और जब ये गिरिडीह से इस बार निर्दलीय सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं तो कितनी बड़ी चुनौती है और इस चुनाव को लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आता है, जो तमाम सवाल यहाँ लोगों के मन में है, ये हम विस्तार से आपसे इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय ही बता दीजिए। जितनी हमें जानकारी आपके बारे में मिली, आप पीएचडी कर रहे हैं, युवा छात्र नेता हैं, और जानकारी आप दे दीजिए। मेरा पूरा नाम जयराम कुमार महतो है। मेरा जन्म 27 दिसंबर 1994 को इसी धनबाद ज़िले में हुआ है और मेरे पिताजी झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीद हैं और उनकी शहादत तो उसी दरमियान हुई है जब झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट चल रहा था। तो कुल और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था उस समय मेरा जो छोटा भाई वो माँ की गर्भ में ही था। यानी बहुत ट्रेजेडी में हमारा परवरिश हुआ है, बड़ी दुखों के साये में हमारा परवरिश हुआ है और किसी का तरह अपने नाना और नानी के साये में हम अपनी पढ़ाई को हासिल किए, वहाँ से अपनी शिक्षा को हासिल की और फिलहाल जब अपने गांव वापस आए तो पिताजी की यादें थीं और जब लोगों से मिलने लगे, जुड़ने लगे तो कुछ राजनीतिक चीज़ें हमारे अंदर समावेश होने लगी। लेकिन फिर भी मैंने राजनीति से अपने आप को दूर ही रखा था और पूरी तरह मेरा जो फोकस था वो शिक्षा के क्षेत्र में था। मैं पीएचडी का छात्र हूँ। अभी मेरी पीएचडी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, एक आध सेमिनार भी बचे हुए हैं। किसमें कर रहे हैं आप? इंग्लिश लिटरेचर, मुल्कराज आनंद और एन गोगी वात्योंगो केनियन राइटर हैं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी है। तो हमारे झारखंड राज्य में एक वाकया हुआ जिसमें कुछ ऐसी भाषाएँ थी जिनको यहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया जो हमारे राज्य की नहीं है। तो उसी में एक विवाद हुआ और उसमें हमारी एंट्री हुई और जब मैं लोगों के बीच जाने लगा, अपने संबोधन में झारखंड की चीज़ों को उनके बीच व्यक्त करने लगा तो लोग जुड़ने लगे और फाइनली पूरे राज्य का मैंने लगभग 2.5 सालों से 3 सालों से भ्रमण किया और आज के डेट में लगभग 4 से 5 हज़ार सभाओं को मैंने संबोधन किया। तो उसके बाद वहाँ से एक रिजल्ट सामने आया, जनता की एक जनादेश आया कि आप लोग चुनाव लड़िए। चुनाव इसलिए हमें लड़ने के लिए कहा गया कि उससे पहले हम लोग तमाम कंपनी कहिए, फैक्ट्री कहिए, चूँकि झारखंड मिनरल्स का एरिया है, तो वहाँ पर हम लोगों ने केवल लड़कर धरने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से मजदूरों को लगभग 13 से 13.5 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाने का कार्य किया। लगभग 11 से प्लस लोगों को नियोजन दिलाने का हम लोगों ने कार्य किया। तो चाय की दुकान से पान की गुमटी से एक संदेश आया कि ये नौजवान लोग अगर धरने में बैठकर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो ऐसे नौजवानों को संसद में बैठना चाहिए, ऐसे नौजवानों को विधानसभा के भीतर बैठना चाहिए ताकि इस राज्य की बेहतरी हो सके।
तो इसीलिए हम लोग का राजनीति में आना हुआ। चुनाव पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस संघर्ष से आप जन्मे उसकी बात करते हैं। जिस भाषाई संघर्ष की आप बात कर रहे हैं, ये झारखंड एसएससी का जो एग्जाम का मतलब जब निकला ही था, उसका अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद जो चेंजेस किए गए थे, वहाँ से आपका आंदोलन शुरू हुआ। ज़रा उस आंदोलन के बारे में बताइए, क्या था, क्या आप लोगों की मांग थी और आप क्यों विरोध कर रहे थे जब झारखंड एसएससी का वहाँ से फॉर्म आया? देखिए, चूँकि ये सर्वविदित है कि हमारा झारखंड राज्य 88 सालों के संघर्ष के बाद हमने सबसे पहली आवाज़ को बुलंद किया था 1912 में कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। 1928 में हमने लिखित तौर पर मांग उठाया जब साइमन कमीशन भारत आई हुई थी कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। लेकिन उस राज्य को अलग धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 को किया गया। बिहार के एक हिस्से को काट कर किया गया। तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र बॉम्बे का विभाजन होकर एक तरफ महाराष्ट्र बना, एक तरफ गुजरात बना। महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए बना और गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बना। ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश बना। तमिलनाडु तमिल भाषियों के लिए बना और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए बना। यानी दोनों राज्यों का समझौता हुआ, अपना अपना क्षेत्र बना, अपना अपना अधिकार बना। लेकिन जब झारखंड हमारा बिहार राज्य से अलग हो गया तो हमारी भी कुछ आइडेंटिटी थी, हमारी कुछ परंपराएं थी, हमारी भाषा संस्कृति थी, हमारी भौगोलिक स्थिति थी। उसी कारण हमने इस राज्य को अलग किया था। लेकिन उसके बाद भी आज 23 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जिनसे हम लोग अलग हुए हैं आज भी उनका कहीं ना कहीं अधिकार हमारे राज्य में है। तो उसी क्रम में धनबाद और बोकारो जिला जो पूर्णतः बंगाल की सीमा से सटा है, अगर हम लॉजिक भी देते हैं तो हजारीबाग या चतरा कोडरमा का हिस्सा होता है, जिसमें अगर बिहार राज्य की भाषाओं को शामिल किया जाता तो शायद कुछ लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेडियस में उस भाषा को बोलते हैं। लेकिन ये चूंकि पूर्णतः हिस्सा दूसरे क्षेत्र का है, अतः यहाँ जो मूलवासी हैं झारखंड के वो उस भाषा को बोलते ही नहीं है। कौन सी भाषा थी? भोजपुरी मगही थी, जो हमारे क्षेत्र की भाषा नहीं है। यहाँ इस जिला की बात कही जाए तो यहाँ कुड़माली बोली जाती है, संथाली बोली जाती है, खोरठा बोली जाती है। तो इसी में छात्रों में एक आक्रोश आया कि भाई आखिर हम लोग क्यों अलग हुए हैं। बिहार स्वीकार करते हैं, बिहार राज्य हमारा बड़ा भाई है, हम बंगाल प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा रहे हैं, उसमें उड़ीसा भी रहा है। तो जब सबका बंटवारा हो चुका है, सबको अपना भूभाग मिल चुका है, सबने अपनी भाषा और जो भी उनका स्थानीयता का आधार तय किया है, तो फिर हमारे राज्य में अलग होने के बाद भी हमें अपना स्वराज्य का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। लगातार हमें चीज़ों को थोपा जा रहा है, कभी भाषा के नाम पर, कभी तमाम चीज़ों के नाम पर। तो उस पर एक छात्रों में असंतोष का भाव दिखा और एक आंदोलन हुआ और फाइनली सरकार ने उन भाषाओं को वापस भी लिया। लेकिन तब तक कुछ नए चेहरों का उदय हो चुका था, कुछ नए चेहरे राजनीति में कदम रख चुके थे, उनमें से मैं एक प्रमुख रहा। और फिलहाल हम लोग आज गिरिडीह लोकसभा से एक सांसद उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत किए हैं। और केवल दावेदारी प्रस्तुत नहीं किए हैं, मेरे नाम से केवल इतना हड़कंप मचा है कि आज इन लोगों में को साजिश करना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 1 मई को मेरा नॉमिनेशन था। मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, अगर चूँकि आप लोग मीडिया वाले हैं तो कहीं भी आप सोशल मीडिया में अगर हमारे नॉमिनेशन का जो वीडियो फुटेज अगर खंगाल लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में थे। और सबसे खास बात वो लोग अपना चंदा उठा के गए थे। उस दिन नॉमिनेशन के बाद जो सभा हुई, उस सभा में भी लोगों ने मुझे 4 लाख रुपए चंदा दिया। यानी उन्हें लगता है कि ये जो नए चेहरे आए हैं सामने, ये ओल्ड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये परिवारवाद की पॉलिटिक्स, अपने आप को संपत्ति अर्जन करने की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो 1 तारीख को क्या हुआ कि सबसे पहले आज से 2 साल पहले मेरा एक केस हुआ था नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांग को लेकर। छात्रों का ही मूवमेंट था, लगातार हमारी परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही थी, परीक्षाएं हो नहीं रही थी, नीति नहीं थी। तो हम लोग विधानसभा के सामने एक धरना दिए थे। तो 2 साल पहले का केस था, ना हमको 41 का नोटिस दिया गया, ना किसी प्रकार से कोई सूचना दिया गया। और नॉमिनेशन के दिन लगभग 2-3 हज़ार की संख्या में पुलिस हमें अरेस्ट करने आती है। पहली साजिश, ठीक है, चूँकि हमारी लड़ाई राज्य सरकार से थी। अगर राज्य सरकार यानी झारखंड की पुलिस आती तो हम समझ में आता, वहाँ सीआरपीएफ की भी टीम आती है। ये कौन सा कानून का अनुपालन वे लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि पूरा प्रयास किया जाता है कि हमारे नॉमिनेशन को रद्द किया जाए। कुछ पॉलिटिकल लोग लगातार ब्यूरोक्रेट्स को दबाव बनाते हैं, लेकिन खैर उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने निष्पक्ष होकर अपना कार्य किया और मेरे नॉमिनेशन पर आँच नहीं आई। उसके बाद एक कार्ड क्या खेला गया कि चूंकि हम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, मेरा नाम जयराम कुमार महतो है, तो मेरे नाम से और 4 लड़कों ने पर्चा भरा। एक नौजवान जो पहली बार पहली सीढ़ी में कदम रखा है, आज तक उसने एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा है, और उसके खिलाफ साजिशें हो रही है कि 5 लोग नॉमिनेशन का फॉर्म भरते हैं। क्यों? ताकि जनता कंफ्यूज हो जाए कि 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर हर जगह जयराम कुमार महतो ही दिखे। तो खैर उनका भी नॉमिनेशन ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि वे लड़के लोग दिल से नहीं जा रहे थे नॉमिनेशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें प्रेस कर रही थी। अब सवाल उठता है कि आखिर मुझसे लोगों को इतना भय क्यों?
तो चूंकि मैंने एक इस झारखंड राज्य में एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स करने का संकल्प लिया है, हम लोगों ने पहला जो घोषणा किया है अपने संकल्प पत्र में कि हमारे जो सांसद जीत कर जाएंगे वो अपनी खुद की 75% सैलरी जनता को डोनेट कर देंगे। आज के दौर में जहां नेता अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाते हैं और इस किसी से छुपा नहीं है,